जवाहर नवोदय विद्यालय नाम तो सुना ही होगा। और अगर नाम सुना है तो उसके बाद आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल भी उठेंगे। क्या होता है जेएनवी? क्या सुविधाएं मिलती हैं इसमें? बच्चों को क्या क्या प्रोवाइड करेंगे? क्या क्या हम घर से दे के भेजें? क्या चीजें बच्चों को वहां मिलेगी? डेट ऑफ बर्थ कब की होती है? बहुत सारे सैकड़ों सवाल आपके पास होंगे। और जाहिर सी बात है, सैकड़ों सवालों के सैकड़ों जवाब तो नहीं, पर कोई तो ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पे आपको मैक्सिमम जवाब मिल पाए। यही कोशिश रहेगी हमारे आज की इस वीडियो में। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आशुतोष झा। आप देख रहे हैं नवुरु टीवी और ये हमारी खास पेशकश जेएनवी के अंदर क्या क्या होता है इस बारे में। बात करें अगर फीस की, तो जैसा हम अपनी पिछली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, फीस के नाम पे नवोदय विद्यालय में फीस एकदम नेग्लिजिबल है। यानी कक्षा 6 से लेकर 8 तक तो किसी भी बच्चे की कोई फीस नहीं लगती। कक्षा 8 के बाद यानी 9th 10th 11th और 12th में जरूर बच्चों की विद्यालय विकास निधि के नाम से एक फीस तरह का कलेक्ट किया जाता है। छात्राओं के यानी लड़कियों की कोई फीस नहीं लगती। SC ST यानी अनुसूचित जाति और जनजाति से आने वाले कैंडिडेट्स की भी नहीं लगती। और BPL यानी गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवार से जो बच्चे आते हैं उनको भी कोई फीस नहीं देनी पड़ती। सिर्फ इसके अलावा जो भी है जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको 600 रुपये महीना जो है विद्यालय विकास निधि के तहत देना पड़ता है। और इसके अलावा जो छात्र छात्राएं उन परिवारों से आते हैं जहां पे जिनके माता पिता सरकारी नौकरियों में कार्यरत हैं, उनके लिए विद्यालय विकास निधि 1500 रुपये प्रति माह है। सिर्फ इतनी सी फीस है जवाहर नवोदय विद्यालय की। आप अगर बाहर देखेंगे, उससे कंपेयर करेंगे, तो ये जिन छात्रों की लग भी रही है, जो मैक्सिमम अपर लिमिट भी है, वो बाहर के स्कूलों की लोअर लिमिट में कम से कम 10 गुना कम है। चलिए, तो एडमिशन के तरीकों पर हमने अगर बात करें तो सबसे पहले कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है, इससे भी हम निपट लेते हैं। यानी कि एलिजिबिलिटी, पात्रता, कौन से बच्चे हैं जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो जैसा कि हमने बताया, 3 क्लासेस में नवोदय विद्यालय में एडमिशन होता है। पहले सिर्फ 2 में होता था, 6th और 9th। अब 6th 9th और 11th, इन 3 क्लासेस में बच्चे पात्रता के लिए केपेबल है। क्लास 6 की बात करते हैं। सबसे पहले उस बच्चे का क्लास 5th में होना जरूरी, और जब एडमिशन हो उस टाइम पे वो एक रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से 5th पास कर चुका है। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज ये होता है कि सिर्फ आप अपने जिले में जो जवाहर नवोदय विद्यालय उसके लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। आपका अपना जिला कैसे प्रमाणित किया जाएगा, वो इस बात से देखा जाएगा कि पिछले 3 साल में आपने जब 3rd 4th और 5th ये 3 क्लासेज आपके बच्चे ने पढ़ी हैं, वो एक ही जिले के स्कूलों से पढ़ी होनी चाहिए। इसके अलावा आप पिछले 5 साल से, कम से कम पिछले 5 साल से उसी जिले में रह रहे हैं और आपका निवास प्रमाण पत्र भी उसी जिले का हो, तो आप उस जिले के निवासी कंसिडर किए जाएंगे। तो ये जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है, ये तीनों एग्जाम्स के लिए, 6th 9th और 11th, तीनों के लिए बराबर अप्लाई होता है कि आप अपने ही जिले के नवोदय में एग्जाम दे सकते हैं। क्लास 6 के लिए जैसे मैंने बताया 5th पास होना जरूरी है। उसी तरह क्लास 9th के लिए क्लास 8 का जब आपका एडमिशन हो तो क्लास 8th आपकी उस टाइम पे पास हो जानी चाहिए, ये जरूरी है। और क्लास 11th के लिए जब आपका एडमिशन हो उसके बाद बोर्ड के रिजल्ट्स आ जाने चाहिए। ऐसा भी सुनने में आया कि क्लास 11th में जो फिलहाल एडमिशन्स मिल रहे हैं वो प्रोविजनल बेसिस पे है, जब तक कि बोर्ड के फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाते हैं। अगर ऐसा होता है कि आपको एडमिशन मिल गया और उसके बाद 10th बोर्ड में आप फेल हो जाते हैं, तो एन मुमकिन है कि आपको जो है दाखिला 11th क्लास में नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा एक क्लॉज उम्र का भी है कि उम्र के लिए, मतलब उम्र के हिसाब से एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। तो क्लास 5th में उस समय आपकी उम्र 10 से 12 साल के बीच होनी चाहिए। अगर ओवरेज वाले केसेस होते हैं जिनमें संदिग्ध पाए जाते हैं, जिन्हें लगता है, अगर शक होता है कि आप ओवरेज हैं, तो एक मेडिकल टेस्ट जो है इसका प्रमाण लिया जाएगा और अपना जो आयु प्रमाण पत्र है वो आपको सबमिट करना होगा। वो आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, वो अटेस्टेड कोई भी सर्टिफिकेट हो सकता है, जो कि इस बात का प्रमाण हो कि आपका डेट ऑफ बर्थ जिस साल आपका एडमिशन हो रहा है उस साल 10 और 12 साल की उम्र के बीच में हो आप। उसी तरह क्लास 9th के लिए ये उम्र 13 से 15 साल और क्लास 11th के लिए 15 से 17 साल हो जाती है। इन एज लिमिट्स, इन एज गैप्स के बीच में ही आपको होना है, तभी आप इस पात्रता के लिए क्वालिफाई करते हैं। ये जितनी भी कैटेगरीज हैं सभी छात्रों के लिए बराबर अप्लाई होती है, इसमें किसी तरह की कोई छूट नहीं है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी से जुड़ी एक और बहुत जरूरी बात यह है कि आप सिर्फ एक ही बार एक एग्जाम दे सकते हैं। यानी जेएनवीएसटी का एग्जाम क्लास 6 में आप एक ही बार दे सकते हैं, आप दूसरी बार अपीयर नहीं हो सकता। अगर आपको रिपीटर पाया जाता है तो आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। उसी तरह 9th का एग्जाम भी आप एक बार दे सकते हैं और साथ ही 11th के लिए भी एक ही बार अपीयर हो सकते हैं। यानी ये तीनों एग्जाम्स आप दे जरूर सकते हैं, पर सिर्फ एक ही बार। एक और बहुत बड़ा सवाल आता है कि रिजर्वेशन क्राइटेरिया कैसा है। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि इन सीट्स का सबसे पहले विभाजन जो है वो अर्बन और रूरल के बेसिस पे, ग्रामीण और शहरी एरियाज के बेसिस पे विभाजन हुआ, जिसमें से 75% सीटें ग्रामीण इलाके से आने वाले छात्रों को जानी चाहिए और 25% सीटों पर शहरी क्षेत्रों से आने वाले छात्रों का हक है।
अब सवाल ये है कि इसमें से क्वालिफाई की जाएगी कि छात्र शहरी क्षेत्र से आता है या ग्रामीण क्षेत्र से। तो ये है कि अगर तीसरी, चौथी और पांचवी इन तीनों क्लासेस में से एक दिन के लिए भी किसी छात्र ने अगर शहरी क्षेत्र के किसी स्कूल में पढ़ाई की है तो उसे शहरी उम्मीदवार माना जाएगा। ये कि मतलब अगर आपने एक महीने मान लीजिए शहर में पढ़ा हो, 3, 4, 5 तीनों क्लासेस मिला के, और बाकी साल के जितने भी बाकी के जो 36 महीने उसमें से 35 महीने आपने गांव में भी पढ़ा हो, तो भी आपको एक शहरी कैंडिडेट ही कंसिडर किया जाएगा और आप अर्बन के तहत ही भर पाएंगे। हाँ, इसमें एक चीज जरूर हो सकती है कि अगर आपने थर्ड और फोर्थ किसी और स्कूल से पढ़ी है और फिफ्थ किसी और से, यानी अगर इन 3 क्लासेस के बीच में स्कूल का फर्क है, तो उसमें 2 केस अप्लाई होते हैं। एक तो ये कि आपने जिस दूसरे स्कूल में पढ़ा है, जो 2 स्कूल्स हैं, इन मान लीजिए आपने थर्ड और फोर्थ ए स्कूल से पढ़ी और फिफ्थ जो है बी स्कूल से पढ़ी, तो वो आप उसके लिए एप्लीकेबल तभी होंगे जब ए और बी दोनों स्कूल एक ही जिले में हों। अगर वो दोनों एक ही जिले में, तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। अगर ये अलग अलग जिलों में है तो आप नहीं दे पाएंगे एग्जाम। ये थोड़ा सा कठोर है पर नियम है। अगर ये स्कूल्स अलग अलग जिलों में है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में है, तो आप एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसके अलावा बात कैटेगरी की आती है कि कैटेगरी के बेसिस पे कौन से छात्रों को कितना एडमिशन मिलता है, कितना रिजर्वेशन मिलता है। तो उसके लिए एससी वर्ग से आने वाले छात्रों के लिए 15% और एसटी कैटेगरी से आने वाले छात्रों के लिए 7.5% का रिजर्वेशन, मिनिमम रिजर्वेशन वैलिड है और ये 50% से ज्यादा नहीं जा सकती। एससी और एसटी के अलावा ओबीसी कैटेगरी से आने वाले छात्रों के लिए भी 27% की अपर लिमिट के साथ आरक्षण प्रदान किया गया है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजर्वेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जेंडर का भी है, यानी कि नवोदय विद्यालय के जितने भी एग्जाम होते हैं 6th, 9th, 11th तीनों को मिला के जितनी भी सीटें हर साल अवेलेबल होती है, उनमें से 1/3 1/3 सीट्स हमेशा लड़कियों के लिए रिजर्व रहेंगी। यानी अगर किसी स्कूल में 90 सीट्स की वैकेंसी है, जो यूजुअली 80 रहती है, पर अगर 90 सीट्स की वैकेंसी है तो 30 सीट्स किसी भी हाल में लड़कियों द्वारा ही भरे जाएंगे। उन कैंडिडेट्स को, उन सीट्स को जो है गर्ल कैंडिडेट्स ही फिल करेंगी। ऐसा भी एनवीएस के जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके तहत ये चीज भी पाई जाती है। तो ये जो है रिजर्वेशन के जो पूरे पैमाने हैं वो इस प्रकार है कि 75% ग्रामीण जनता, 25% शहरी क्षेत्र से आने वाले बच्चे, उसमें 15 और 7.5 के मिनिमम कैप के साथ मैक्सिमम 50% एससी और एसटी स्टूडेंट्स, मैक्सिमम 27% ओबीसी स्टूडेंट्स और कंपल्सरीली 1/3 यानी 1/3 सीटें जो है वो छात्राओं के लिए यानी गर्ल स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व रहती हैं। इसके अलावा दिव्यांग बच्चों के लिए, फिजिकली चैलेंज जो बच्चे हैं उनके लिए भी स्पेशल रिजर्वेशन प्रोविजन होते हैं, जो कि भारत सरकार द्वारा जो अधिनियम जारी किए गए उसके अंतर्गत उनका एडमिशन होता है। इसकी कोई फिक्स्ड मात्रा नहीं है, पर जितने बच्चे अप्लाई करते हैं उनको कंसिडर करते हुए उनका रिजर्वेशन भी होता है। नवोदय में छात्रों के लिए हॉस्टल और मेस, ये 2 बहुत बेसिक सुविधाएं हैं जो कि बहुत जरूरी है, यानी रहना और खाना, इसकी सारी सुविधाएं जो है वो स्कूल प्रशासन ही देखता है। जो भी छात्रों का एडमिशन वहाँ पे हुआ है उनके लिए हॉस्टल में रहना कंपलसरी है। जी हाँ, कुछ पेरेंट्स ये सवाल पूछते हैं कि क्या हॉस्टल में रहना कंपलसरी है, क्या घर पे रह सकते हैं, वहां से जा सकते हैं? जी नहीं, अगर आपका एडमिशन हुआ है तो आपको हॉस्टल में रहना कंपलसरी है आपके छात्र का। और इसके साथ ही मेस जो है वो एक बहुत ही विस्तृत मेस रहता है, उसका एक डिफरेंट मेन्यू होता है, हर दिन अलग अलग खाना जो है बच्चों को मिलता है। ये मेन्यू एक कमेटी डिसाइड करती है जिसमें बच्चे और टीचर्स के साथ साथ फैकल्टी मेंबर्स भी होते हैं, और ये सारी ये जो कमेटी है ये डिसाइड करती है कि किस दिन मेस में क्या खाना बनेगा, तो उसका भी पूरा ध्यान रखा जाता है। इसके साथ साथ खाना पौष्टिक हो, न्यूट्रिशियस हो और हेल्दी हो, इस चीज़ पर भी खास ख्याल रखा जाता है। तो मेस और हॉस्टल से जुड़ी अब बहुत सारी भ्रांतियां हैं बाहर की, नवोदय विद्यालय में हॉस्टल ठीक नहीं है, मेस अच्छे नहीं है, तो ये सारी बातें यूजुअली गलत ही है, क्योंकि हम ये बात जल्द एक्नॉलेज नहीं करना चाहते कि एक सरकारी स्कूल इतनी अच्छी सुविधाएं कैसे दे सकता है। पर यकीन जानिए, इसकी हॉस्टल सुविधाएं और मेस दोनों बेहतरीन है। इसके अलावा जेएनवी में बच्चे जब तक स्कूल में रह रहे हैं तब तक तो उन्हें सारी सुविधाएं मिल ही रही हैं। उसके बाद जब वो घर जाते हैं तो उसके लिए रेल या बस का किराया जो भी उचित मानदेय है वो उन्हें मिलता है। इसके अलावा अगर स्कूल की तरफ से बच्चे कहीं भी जाते हैं, किसी भी कंपटीशन में compete करने जाते हैं या फिर किसी ऑफिशियल टूर पे जाते हैं, तो उसका सारा खर्च भी स्कूल प्रशासन ही देखता है, जो कि बाद में एनवीएस उसे कवर करता है। तो ये सारी चीजें और सुविधाएं स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत ही आती हैं और इसका सारा ख्याल जवाहर नवोदय विद्यालय खुद रखता है। बाकी फैसिलिटीज की बात करें तो रहने खाने के अलावा बुक्स से लेकर टॉयलेटरी यानी तेल, कंघी, साबुन, चश्मा, जो भी चीज़ों की ज़रूरत स्कूल में एक डे टू डे लाइफ में एक बच्चे को होती है उनकी। उसके अलावा बेडिंग, मैट्रेस, चादर, तकिया, पिलो, ये सारी चीज़ें। और पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड यानी बुक्स, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल, स्टेशनरी, कलर्स, जितनी भी चीज़ें, यानी पढ़ाई से लेकर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उसके अलावा दिन भर की दिनचर्या में जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कपड़ों से लेकर जूतों तक और बिल्कुल जितनी भी चीज़ें बीच में आती हैं, हर एक चीज़ का निर्वहन
हर एक चीज की जिम्मेदारी स्कूल प्रशासन की खुद की है और जवाहर नवोदय विद्यालय हर बच्चे को यूनिफॉर्मली ये सारी चीजें प्रोवाइड कराता है। ये दुनिया का नियम है कि सवाल हमेशा जवाबों से ज्यादा होते हैं। हमने बहुत सारे जवाब देने की कोशिश इस वीडियो में की है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि सारे जवाब आपको नहीं मिल पाएंगे। अगर आपके सवाल इन चीजों से रिलेटेड है कि स्कूल की स्थापना कब हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, शिक्षा व्यवस्था में इसका क्या योगदान है, तो ये वीडियो देखना ना भूलें। अगर आपके पास एडमिशन से जुड़े किसी भी तरह के सवाल है तो इन वीडियोस को चेकआउट करना ना भूलें। इन्हें देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।